गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगला क्लास। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्योत्तर दर्पण नवंबर महीना आर्थिकी। आर्थिकी का आज हम लोग 5 टॉपिक उठाएंगे। 5 टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, फटाफट काम करते हैं अपना। देखिए, जून 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण आरबीआई के रिपोर्ट है ना, कुछ कुछ डेटा दिया गया है, लेकिन हम लोग को समझना क्या है कि ये विदेशी ऋण होता क्या है। डेटा तो बदल जाएगा, हमको बात को समझना है। विदेशी ऋण होता क्या है, देखिए बात को समझिए। किसी भी राज्य या किसी सरकार को देश में बेटरमेंट करने के लिए, देश में विकास के कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्लियर कट बात। देखिए, किसी भी राज्य, किसी भी देश के सरकार को विकास के कार्य करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उसको चाहिए पैसा। पैसा चाहिए किस लिए चाहिए? विकास कार्य के लिए। विकास कार्य के लिए ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा दो तरीका से आ सकता है। एक टैक्स के माध्यम से आएगा, टैक्स के माध्यम से आएगा। दूसरा कहां से आएगा? ऋण के माध्यम से आएगा। ऋण, मान लीजिए काम करना है, इसमें हमको 100 रुपया खर्च होने वाला है। टैक्स से हम मान लीजिए कि हम 70 रुपया ही कलेक्ट करना है। 30 रुपया हम कहाँ से लाएंगे? ऋण लेना पड़ेगा। ठीक है ना। ये 30 रुपया जो ऋण होगा, 30 रुपया ऋण को भी हम दो तरीका से लेंगे। हम विदेशी ऋण आपको समझा रहे हैं, पहले समझिए विदेशी ऋण होता क्या है। विदेशी ऋण को समझने के लिए आपको पहले पब्लिक डेट समझना पड़ेगा, यानी कि सार्वजनिक ऋण। इकोनॉमिक्स में जब देखिए एक चैप्टर है सार्वजनिक ऋण, वो जब सार्वजनिक ऋण समझिएगा तब जाके विदेशी ऋण आपको समझ में आएगा। तो हम आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं, शॉर्ट में, संक्षिप्त में। तो विकास कार्य करने के लिए इसको पैसा चाहिए। टैक्स के माध्यम से लाएगा या ऋण के माध्यम से लाएगा? जो ऋण के माध्यम से लाएगा वो दो तरीके से लाएगा, एक आंतरिक तरीका से, एक बाह्य तरीका से। आंतरिक एक बाह्य। आंतरिक समझ ही सकते हैं आप, देश के अंदर से ही पैसा निकालने की कोशिश करेगा। देश के अंदर से किससे किससे ले सकता है? बैंक से लेगा। कौन लेगा? गवर्नमेंट। बैंक से ले सकता है सारे वित्तीय संस्थान जो होते हैं, वित्तीय संस्थान से ले सकता है, या जनता से भी ले सकता है। जनता से भी ले सकता है, बॉन्ड के नाम पर है। जनता से ले लिया। अगर मान लीजिए उसको और पैसा की जरूरत है, तब उसको बाहर जाना पड़ेगा, बाह्य स्रोतों से उसको ऋण लेना पड़ेगा। जो बाहर से जब ऋण लेना पड़ेगा ना, बाहर से यानी दूसरे देशों से, तब वो कहलाता है विदेशी ऋण। जो आपको हम समझाना चाह रहे थे, तब होता है विदेशी ऋण। इसी को कहते हैं विदेशी ऋण। ये कहां से लेता है? तो ये आपका बैंक से लेगा, विदेशों का बैंक से लेगा, बैंक, विदेशी बैंक से लेगा। दूसरा कहां से ले सकता है? वित्तीय संस्थान से ले सकता है, जैसे आईएमएफ हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो वित्तीय संस्थान ये सब बात को समझ गए हैं? अब समझ में आ गया विदेशी ऋण क्या होता है? विदेशी ऋण को इस टाइप से हम लोग समझेंगे बातों को। ये हो गया। अब विदेशी ऋण में जब मैगजीन पढ़िएगा तो बताएगा कि भारत का जो विदेशी ऋण कितना है? 629.1 अरब डॉलर हो गया। अभी जो विदेशी ऋण है, विदेशी ऋण जो है वो कितना हो गया है? 629.1 अरब डॉलर है। इतना ऋण हो चुका है। ये डेटा है, डेटा तो याद रखने की चीज आप याद कर लीजिएगा। हम मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाते चल जा रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में, मैगजीन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर? चलिए, तो 629.1 अरब डॉलर हो गया है। और नियम है, सरकार का नियम है कि विदेशी ऋण को हर 3-3 महीना पर उसको क्या करता है? उसको जांच करता है, ऑडिट करता है, जांच करता है कि कितना बढ़ा कितना घटा। 3-3 महीना का नियम है। तो 3 महीना के हिसाब से देखा कि पिछला तीसरा महीना में कितना था? तो 624.3 अरब डॉलर था। पिछला 3 महीना कितना था? मार्च में 624.3 अरब डॉलर था। ठीक है ना। अब जून 2023 में कितना हो गया? जून 2023 का डेटा है, जून 2023 का डेटा है। इसका 3 महीना पहले क्या होगा? मार्च 2023। तो मार्च 2023 में कितना था? 2023 में कितना था? 624.3 अरब डॉलर। 3 अरब डॉलर था, इतना है ना, अरब।
डॉलर था। तो ये डेटा याद रखिएगा, खैर कोई बात नहीं, हम कॉन्सेप्ट समझाते जा रहे हैं। हाँ, अब आगे क्या बोलता है देखिए, ये तो डेटा बता दिया कि इसमें इतना वृद्धि हुआ। मार्च में 624 था, अब जून में हो गया 629, तो वृद्धि तो ऑब्वियसली हुआ ही विदेशी ऋण में। तो आपको विदेशी ऋण समझ में आ गया। अब देखिए बोलता है कि दीर्घकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण, वो आपको समझा दे रहे हैं, वो समझाना चाह रहे हैं आपको। डेटा दिया हो तो खैर डेटा भी हमने मेंशन कर दिए हैं। अब विदेशी ऋण भी समझाता क्या कि विदेशी ऋण भी दो तरीका से है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो ये विदेशी ऋण दो तरीका से है, ये दो तरीका से है। पहला क्या है, जो विदेशी ऋण है दो तरीका से, एक दीर्घकालीन है, एक होता है अल्पकालीन, यानी लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। ये दीर्घकालीन हो गया और ये क्या हो गया, अल्पकालीन हो गया। देखिए जो दीर्घकालीन का जो लोन होता है ना, वो 1 साल से अधिक अवधि के लिए होता है, यानी 12 महीना से अधिक अवधि के लिए होता है। ये होता है दीर्घकालीन ऋण। अगर कोई बोलेगा तो समझिए कि 12 महीना से अधिक के लिए बात कर रहा है। अल्पकालीन ऋण बोलेगा तो समझिए कि 12 महीना से कम के लिए बात कर रहा है। ये 12 महीना से कम के लिए होगा। क्लियर? दीर्घकालीन मतलब 12 महीना से अधिक के लिए ऋण होगा, अल्पकालीन मतलब 12 महीना से कम के लिए ऋण होगा। ये दोनों क्या है, विदेशी ऋण है। लेकिन विदेशी ऋण को दो रूप में लिया गया है, एक लंबे समय के लिए लिया गया है विदेशी ऋण, और एक छोटे समय के लिए लिया गया है, 12 महीने से कम समय के लिए लिया गया है। इसके लिए आपको निधि बनाने की जरूरत पड़ता है, यानी जब विदेशी ऋण लेते हैं वो भी दीर्घकालीन के लिए लेते हैं तो हमको एक फंड बनाना पड़ता है। उस फंड को देखकर ही हमको विदेशी संस्थान क्या देती है, ऋण देती है। तो इसके लिए क्या होता है, फंड बनाना पड़ता है, फंड। इसमें फंड बनाने की जरूरत नहीं होता है, नहीं। ये सब क्वेश्चन डील नहीं करेगा प्रतियोगिता दर्पण में, आपको यहीं पर मिलेगा। आपको समझना होगा, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। मैगजीन सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देकर निकल जाएगा कि 629 था, 624 था, ये था, वो था बोल के निकल जाएगा। दीर्घकालीन में इतना परसेंट है, अल्पकालीन में इतना परसेंट वृद्धि हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि दीर्घकालीन ऋण क्या होता है, अल्पकालीन ऋण क्या होता है। क्वेश्चन यहीं से बना देगा, पूछ देगा कि दोनों में से फंड किसके लिए बनाना पड़ता है, तो इसके लिए बनाना पड़ता है। विदेशी ऋण कितने तरीके के होते हैं, एक दीर्घकालीन होते हैं, अल्पकालीन होते हैं। कुछ भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा समझने के लिए। तो खैर ठीक है, तो विदेशी ऋण दो तरीका से, दीर्घकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण समझाइए 12 महीना से अधिक के लिए, अल्पकालीन ऋण 12 महीना से कम के लिए। क्लियर कर? कोई दिक्कत है? यहाँ पर वही दिखाया कि 505.5 अरब डॉलर है, और इसको 123 दशमलव कुछ अरब डॉलर दिखा दे रहा है आपको। 505.5 अरब डॉलर है, क्या दीर्घकालीन, यानी टोटल तो मेरा 629 था। इस 629 में 505.5 अरब डॉलर क्या है, दीर्घकालीन में है, और अल्पकालीन क्या है 123.6 अरब डॉलर। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल आ जाएगा विदेशी ऋण। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आप समझ चुके अभी तक क्या क्या बात। ठीक है, इसमें देखिएगा कि बताया गया कि विदेशी ऋण तो 629 अरब डॉलर तो आया है लगभग, है ना, लेकिन किस फॉर्म में आया है, कैसे कैसे आया है, तो देखिएगा सबसे अधिक आया है डॉलर के फॉर्म में। डॉलर से देखिएगा तो 54.4% डॉलर है, मतलब 629 अरब डॉलर टोटल है, लेकिन उसमें देखिएगा 54.4% डॉलर में आया है, 30.4% रुपया में है, 5.9% SDR में है, 5.7% जापानी येन में है, और 3.0% यूरो में है। तो SDR हम समझाना चाहते हैं, यानी कि देखिए समझिए बात को, बता देते पहले। इकोनॉमिक्स समझने की चीज है, बातों को समझते रहने का है, डाटा रखने का चीज नहीं होता। देखिए टोटल विदेशी ऋण है, मान लीजिए टोटल विदेशी ऋण कितना, 629.1 अरब डॉलर, यही ना, ये तो घट बढ़ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बताया है क्या कि डॉलर में सबसे अधिक, ये तो पूरा वैल्यू बता दिया डॉलर में, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल मनी है,
तो पूरा वैल्यू बता दिया डॉलर में। लेकिन इतना कर्ज जो हम लिए हैं तो क्या हम सिर्फ डॉलर में ही लिए होंगे? सिर्फ अमेरिका से ही जाके लिए होंगे क्या? अलग अलग जगह से लिए होंगे, लेकिन उसका वैल्यू बता दिया डॉलर में, है ना। तो सबसे अधिक लिए गया है कर्ज विदेशी ऋण में, तो लिया है 54.4%, किससे? डॉलर में, ठीक है। फिर लिया गया है 30.4 रुपया में, मतलब हमको चुकता रुपया में ही करना पड़ेगा, हमको ऋण का चुकता डॉलर में ही करना पड़ेगा। जिस फॉर्म में जब ऋण लिया था उसी फॉर्म में चुकता करना पड़ता है। यदि हम डॉलर में लिए हैं तो डॉलर में चुकता करेंगे, यदि हम रुपया में लिए हैं तो रुपया में चुकता करेंगे, ठीक है। ये हो गया 30, ठीक है। 5.9% लिया गया SDR में, ठीक है। और उसके बाद 5.7% जापानी येन में, 5.7 जापानी येन, और एक है 3.0% यूरो में है, यूरो में। यानी इतना फॉर्म में हम लोग विदेशी ऋण लिए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है? क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग विदेशी ऋण जो लिए हैं सबसे अधिक किस मुद्रा में लिए हैं, और 4 को ऑप्शन दे देगा। SDR में लिए हैं, यूरो में लिए हैं, डॉलर में लिए हैं, रुपया में लिए हैं, येन में लिए हैं, किस में लिए हैं? आप जाके क्या मारिएगा? आप बोलिएगा डॉलर में लिए हैं। क्लियर? आप सबसे अधिक विदेशी ऋण डॉलर में लिए हैं। हो सकता कि आरोही अवरोही में लगाने दे दे कि सबसे अधिक किस में लिए, सबसे कम किस में लिए, और मिलाने के लिए दे देगा। तो सबसे अधिक डॉलर में, फिर रुपया में, फिर SDR में, इस तरह से आपको मिला देना है। अब SDR का मतलब क्या होता है ये समझ जाइए, हमको ये समझाना चाह रहे थे मैं। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको डेटा बताना नहीं है, डेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझिए, कोई दिक्कत नहीं। मेन हमको कॉन्सेप्ट समझाना है। SDR का मतलब क्या होता है? SDR होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, है ना। इसको बड़ा ही संक्षिप्त में आपको समझा दे रहे हैं। ये एक आभासी मुद्रा है, अभौतिक मुद्रा है। जैसे बिटकॉइन होता है ना, उसी तरह से एक अभौतिक मुद्रा है। इसको कौन बनाया है? इसको IMF के द्वारा बनाया गया है, IMF के द्वारा बनाया गया है SDR को, स्पेशल ड्राइंग राइट। जितना जितना सबका हिस्सेदारी रहता है IMF में, जितना पैसा वो अपने डालता है, उसी हिसाब से उसको ऋण लेने का अधिकार मिल जाता है। वो थोड़ा लंबा उसका कॉन्सेप्ट है, बस अभी संक्षिप्त में समझ जाइए। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। एक अभौतिक मुद्रा होता है, वो IMF के द्वारा उस अभौतिक मुद्रा को बनाया जाता है। और इस मुद्रा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है? तो इस मुद्रा का वैल्यू जो होता है 5 मुद्रा का वैल्यू के आधार पर इसका मुद्रा का निकाला जाता है। उसमें क्या क्या होता है? तो डॉलर होता है, येन होता है, युआन होता है, पाउंड होता है और यूरो होता है। लिख देते हैं डॉलर, येन, युआन, डॉलर, येन, युआन, और पाउंड, यूरो। हो गया ना? 1 2 3 4 5 का वैल्यू एक बास्केट बनाता है। $5 का वैल्यू के आधार पर इसका वैल्यू का मूल्यांकन कर दिया जाता है। किस तकनीक का यूज करता है उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस जानिएगा ये 5 मुद्रा के आधार पर इसका वैल्यू का डिस्क्राइब किया जाता है, उसको वैल्यू को बनाया जाता है। हो सकता क्वेश्चन पूछ दे कि SDR का वैल्यू का निर्धारण निम्न में से किस मुद्रा के आधार पर किया जाता है? इस 5 मुद्रा के आधार पर किया जाता है। हो सकता है कोई कुछ मुद्रा का नाम गलत दे दे तो उसको आप सुधार लीजिएगा ऑप्शन से हटाकर, है ना। इतना याद रखिएगा, इसके आधार पर इसका मूल्यांकन होता है SDR का। बस SDR जान जाइए, हमको ये आपको समझाना चाह रहे थे SDR को, क्लियर। और ये समझाना चाहते हैं कि ये इसके वैल्यू के आधार पर इसका वैल्यू का निर्धारण होता है, क्योंकि ये अभौतिक है, ठीक है। चलिए एक और दिया हुआ टॉपिक इसी में दिया हुआ एक बात बताता है कि भारत का ऋण सेवा अनुपात, इस टर्म को हम आपको समझा दे रहे हैं। भारत के ऋण सेवा का अनुपात पढ़िएगा मैगजीन को, तो वहां पे लिखा हुआ है,
तो समझ में नहीं आएगा बहुतों को, तो उसको हम समझा दे रहे हैं। भारत के ऋण सेवा का अनुपात, ऋण सेवा अनुपात, इसको कहते हैं क्या? डेब्ट सर्विस रेशियो। डेब्ट रेशियो है ना, डेब्ट सर्विस रेशियो। डेब्ट मतलब ऋण होता है, सर्विस मतलब सेवा, रेशियो मतलब अनुपात। डेब्ट सर्विस रेशियो ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? वहां तो सिर्फ आपको दे दिया है, डेटा दे दिया कि 6.8% है, 6.8% है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आया क्या करें, है क्या 6.8%? तो आप रख लीजिएगा, लेकिन है क्या ये? तो ये क्या है बताते हैं अभी हम। देखिए, विदेशी व्यापार से होने वाला आय, विदेशी व्यापार, विदेशी निर्यात आय, विदेशी जब व्यापार करते, विदेशी निर्यात करते, तो हमको आय भी तो होता है, इनकम भी तो होता है। तो विदेशी निर्यात आय का कुछ हिस्सा ऋण को चुकाने के लिए यूज किया जाता है। विदेशी निर्यात का वो हिस्सा जो ऋण को चुकाने के लिए यूज किया जाता है, उसको डेब्ट सर्विस रेशियो कहते हैं। विदेशी निर्यात आय का वो हिस्सा जो ऋण चुकाने में उपयोग किया जाता है, विदेशी निर्यात आय का वो हिस्सा जो ऋण चुकाने में उपयोग किया जाता है। आप इनकम कीजिएगा, उसी इनकम से ना अपना ऋण को चुकता कीजिएगा, तो इनकम कहां से आएगा? विदेशी व्यापार से आएगा इनकम। विदेशी ऋण को हम विदेशी व्यापार से ही चुकता कर देंगे। तो विदेशी व्यापार से हम निर्यात करेंगे तो हमको आय मिलेगा, उस आय से क्या करेंगे? विदेशी ऋण को हम चुकता करेंगे। तो आय से मान लीजिए कि हम 100 रुपया कमाए, 100 रुपया कमाए, विदेशी निर्यात से 100 रुपया कमाए, उसमें से 20 रुपया रख लिए क्या? किसके लिए? ऋण चुकता करने के लिए, ऋण चुकाने के लिए हम 20 रुपया रख लिए। तो जो 20 रुपया रहा है ना, वो आपका ये कहलाएगा। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बड़ा था टॉपिक था, उसमें बहुत सारा टेक्निकल बात था, समझ गए। विदेशी ऋण क्या होता है आप समझ गए हैं, उसको समझाने के लिए हम लोग सार्वजनिक ऋण को समझे हैं। उसके बाद क्या है, दीर्घकालीन ऋण क्या होता है, अल्पकालीन ऋण क्या होता है वो समझे हैं। दीर्घकालीन में दीर्घकालीन ऋण लेने के लिए फंड बनाना पड़ता है, अल्पकालीन के लिए फंड नहीं बनाना पड़ता है। 12 महीना होता है दीर्घकालीन में, 12 महीना से कम होता है किसमें? अल्पकालीन में। क्लियर हो? सब बात हो गया। फिर हम लोग एसडीआर को समझ चुके हैं कि एक अभौतिक मुद्रा है, आईएमएफ के द्वारा बनाया गया है। डेट सर्विस रेशियो को समझे हैं कि निर्यात आय का वह हिस्सा जो विदेशी व्यापार, विदेशी ऋण को चुकाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी। देखिए, प्रतिस्पर्धा आयोग, क्वेश्चन लोग पढ़ कर जाएगा कि एयर इंडिया में विस्तारा का विलय हो गया है, पूछ देगा प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है ना, या इसका गठन कब हुआ था, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये पूछ देगा। तो प्रतिस्पर्धा आयोग, देखिए इसके बारे में मैगजीन नहीं दिया, लेकिन आप जान लीजिए, बाकी तो हम बताएंगे जो मैगजीन में है। तो प्रतिस्पर्धा आयोग देखिए, ये क्या होता है, दो कंपनी जो विलय होता है ना, उसको ये देखरेख किसी के अंतर्गत आता है कि जब दो बड़ा बड़ा कंपनी का जब विलय आपस में होता है तो यही देखेगा इसको। मतलब कि एक होता है ना कि मार्केट में फेयर कंपटीशन हो। फेयर कंपटीशन मतलब कि हेल्दी कंपटीशन, कोई माल प्रैक्टिस नहीं करे। माल प्रैक्टिस का मतलब कुछ धोखाधड़ी वाला काम नहीं हो। प्रैक्टिस के नाम पर, कंपटीशन के नाम पर एक कंपनी दूसरा कंपनी को चीट नहीं करने लगे, धोखा नहीं देने लगे, इससे अल्टीमेटली जनता का नुकसान होता है ना। तो प्रतिस्पर्धा तो हो, कंपटीशन तो हो मार्केट में, लेकिन हेल्दी कंपटीशन हो, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने का काम करता है, ठीक है ना। इसका गठन हुआ 2009 में। ये आता है
आपका कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए ये आपका आता है कॉर्पोरेट मामला का मंत्रालय, ये आपका आता है कॉर्पोरेट मामला का मंत्रालय, ठीक है। कॉर्पोरेट मामला का मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? प्रतिस्पर्धा आयोग आता है। सही बात, ठीक है। 2009 में क्या करता है? तो हेल्दी कंपटीशन को बनाता है, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को मार्केट में बनाए रहता है, गलत प्रतिस्पर्धा को, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा को रोकथाम का कार्य ये करता है। हो सकता है उसका काम कुछ दे ऑब्जेक्टिव में। चलिए ठीक है, ये तो समझ गए प्रतिस्पर्धा आयोग। अब मुख्य मुद्दा पर आते हैं कि एयर इंडिया में, एयर इंडिया क्या एक एयरलाइन है, एयर इंडिया में विस्तारा भी क्या है? एक एयरलाइन है ना, एयर सर्विस को प्रोवाइड करता है। विस्तारा के विलय होगा, ठीक है। देखिए एक तरफ एयर इंडिया है, इसमें क्या हो जाएगा? विस्तारा के विलय हो जाएगा, मतलब ये कंपनी अब इस कंपनी में जाकर मिल जाएगा। इसको कौन, इसका ये कंपनी किसका स्वामित्व के अंदर में है? ये है आपका एयर, ये आपका टाटा सन्स का है, टाटा सन्स। इस कंपनी का मालिक या इस कंपनी का जो स्वामित्व है टाटा सन्स के अंतर्गत आता है। विस्तारा जो कंपनी है, विस्तारा को एक और नाम है TSL, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो विस्तारा लेकिन इसका फेमस नाम है, ठीक है ना, तो वो रखिएगा। इसका ये किस कंपनी का स्वामित्व में है? तो ये दो कंपनी इसको मिलकर स्वामित्व दिखाता है। कौन? एक है टाटा सन्स खुद और दूसरा है सिंगापुर एयरलाइन, ठीक है ना, सिंगापुर एयरलाइन और टाटा सन्स। तो देखिए ये तो टाटा सन्स के अंदर में है ही था एयर इंडिया, ये इसमें भी टाटा सन्स का हिस्सेदारी था। तब बच गया क्या? सिंगापुर एयरलाइन जो अलग है, तो उसको क्या करेगा? तो इसको भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ये तो इसमें अपना चल ही जाएगा, ये तो सेम ही कंपनी है, लेकिन इसको भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और विस्तारा अब क्या हो जाएगा? एयर इंडिया में मर्ज कर जाएगा, मिल जाएगा जाकर। और इसका मंजूरी कौन दे दिया है? प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है वो भी हम बताते जा रहे हैं आपको, कि इस एंगल से क्वेश्चन आपको बना देगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या है? भारत मध्य पूर्व, हाँ ठीक है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, ये क्या होता है? देखिए ये IR में पूछ सकता है। देखिए अभी चाइना क्या किया है? BRI किया है। BRI मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव, है ना। उसी के उत्तर में, उसी का जवाब में भारत और अमेरिका मिलकर किया है कि आपका भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण किया है, ठीक है ना। आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण किया है। ये क्या है? देखिए ये मान लीजिए ये भारत है, नक्शा समझते हैं, भारत है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मुंबई है, मान लेते हैं यहाँ पर मुंबई है। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि यह है सऊदी अरब, ठीक है। यहाँ होते हुए UAE के पास जाएगा, UAE, अरब होते हुए, इजराइल होते हुए सीधे जाएगा ग्रीस के पास, ग्रीस, और ग्रीस से सीधे घुस जाएगा कहाँ? यूरोप में। नक्शा समझ गए? ये कॉरिडोर बना, एक रास्ता बना। कॉरिडोर को हिंदी में कहते गलियारा, आर्थिक गलियारा, ठीक है ना। तो इस टाइप से बना है, और इस रास्ते में जो जो देश आएगा वो जुड़ते जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें सड़क बनेगा, जहां जहां सड़क बनाने की जरूरत होगा सड़क बनेगा, इसमें सड़क बनेगा, जहां जहां सड़क बनाने की जरूरत होगा सड़क बनेगा, जहां जहां पर रेलवे लाइन बिछाने की जरूरत पड़ेगा रेलवे लाइन बनेगा, जहां जहां जरूरत होगा रेलवे लाइन बनेगा, जहां जहां जरूरत होगा। समुद्र बीच में देखिए, यहाँ से अगर पड़ेगा तो यहाँ पर क्या है? अरब सागर है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्या है? मेडिटेरियन सी है ना, भूमध्य सागर।
तो जहाँ पर समुद्र पड़ेगा रास्ता में, वहाँ पर क्या पड़ेगा, तो वहाँ पर पोर्ट बनाएगा, यानी बंदरगाह बनाएगा, बंदरगाह इस तरह से कुछ बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा। और इस माध्यम से क्या होगा, सारा देश इस गलियारा से जुड़ जाएगा, इस गलियारे से जुड़ जाएगा। याद कीजिएगा, सबसे पहले जब पुर्तगाली ने आपका भारत समुद्री मार्ग का खोज नहीं किया था, उसके पहले जमीन के रास्ता ही से तो व्यापार होता था ना भारत में, तो बस वही हिसाब किताब है, फिर से उस गलियारा को डेवलप किया है। और ये चीन का जो आपका BRI है, BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसी के उत्तर में भारत और अमेरिका ने ये आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण किया है, ताकि चीन का जो दबदबा है आर्थिक कॉरिडोर में वो रोका जा सके। अर्थव्यवस्था में वो अपना जो ग्रोथ कर रहा है और एक तरह से स्वामित्व को बढ़ा रहा है, आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सके, और ये लोग भी अर्थव्यवस्था का जो ग्लोबलाइजेशन का जो अर्थव्यवस्था उसका फायदा उठा सके, एक देश को दूसरे देश से जोड़कर। ठीक है, तो ये आपका फोटो के माध्यम से आपको बता दिया है। बस उसमें वही होगा कि डेवलपमेंट का काम होगा, इसमें कुछ है नहीं। इसमें कौन कौन देश शामिल होगा, तो एक मोटा मोटी समझ जाइए कि आपको सऊदी अरब, UAE, सऊदी अरब, भारत तो ही है, भारत तो रहे नहीं, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ में जितने भी देश रहेंगे, यूरोपीय संघ कहने का मतलब ही यूरोपियन कंट्री के जितने भी देश हैं, सारे लोग इसमें क्या होंगे, सहभागिता दिखाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बस यही था, सिंपल भाषा में आपको हम समझा दिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या है, PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, PM विश्वकर्मा योजना है क्या, इसमें टोटल 18, संख्या याद रखिएगा, आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक टोटल 18 कारीगर को शामिल किया गया है। 18 कारीगर का मतलब कौन कौन हो सकता है, जैसे जो लोहा का काम, लोहार होते हैं, बढ़ाई होते हैं, चर्मकार होते हैं, जूते बनाने का जो काम करते हैं, चटाई बनाने का काम करते हैं, है ना, ये सब जितने लोग हैं ना, कुल मिला के सोनार भी हो सकते, सोनार भी हैं, इस सारे लोग जो कारीगर हैं वो टोटल 18 लोगों को शामिल किया गया। देख लीजिए, वो लिस्ट दिया गया है, लेकिन आप संख्या रखिएगा, 18 कारीगरों को शामिल किया गया है। किसमें, PM विश्वकर्मा योजना में। इसमें क्या किया जाएगा, इन 18 कारीगर को किया जाएगा क्या, कि तो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि क्या, प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो काम कर रहे हैं उसी में और एडवांस प्रशिक्षण दे दिया जाएगा कि उनका काम में वृद्धि हो जाए, काम में गुणवत्ता हो जाए, प्रशिक्षण दिया जाएगा। वित्तीय सहायता की जाएगी, वित्तीय सहायता किया जाएगा, लोन वगैरह देकर, कम ब्याज पर लोन देकर, आसानी किस्तों पर चुकाने के लिए लोन देकर वित्तीय सहायता किया जाएगा। तीसरा क्या है, टूल किट दिया जाएगा, टूल किट। टूल किट का मतलब क्या हुआ कि जो कारीगर को काम करने के लिए कुछ कुछ उपकरण का जरूरत पड़ता है, औजार का जरूरत पड़ता है, तो औजार गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा, है ना। तो ये सब कार्य PM विश्वकर्मा योजना में किया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा, 18 कारीगर होंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दिया जाएगा और टूल किट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि औजार उपकरण प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना से क्वेश्चन रहता है, और इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किला से घोषणा किया था, है ना। तो ये योजना और अधिक ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम में, जो कि दरोगा में आने वाला एग्जाम है आपका 17 दिसंबर को शायद दरोगा का एग्जाम है ना, तो वो एग्जाम के लिए, चाहे बिहार SSC के लिए, ये जो विश्वकर्मा योजना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका घोषणा माननीय PM ने लाल किला से किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। PM दक्ष योजना के 3 वर्ष पूर्व, PM दक्ष योजना, ठीक है,
देखिए पीएम दक्ष योजना, पीएम दक्ष योजना का कितना 3 वर्ष पूर्ण हो गया, यानी 2020-21 में चालू हो गया था, अभी 23 चल रहा है, 3 वर्ष पूर्ण हो गया। 3 वर्ष 2021 आरंभ हुआ था, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, 3 वर्ष पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। ये होता क्या है, देखिए पीएम दक्ष योजना जो है उसमें एससी, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, ट्राइब यानी जनजाति, ये लोगों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि ये अपना आजीविका का साधन खुद डेवलप कर पाए, ठीक है ना। तो एससी, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, ट्राइब जो है, ट्राइब यानी जनजाति जो है, इनको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या प्रशिक्षण, कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण दिया जाता है, किस प्रशिक्षण दिया जाता है, कौशल विकास का, कौशल विकास का। इस कौशल विकास के माध्यम से क्या करेंगे, ये अपने रोजगार के साधन बना लेंगे। रोजगार, इससे क्या हो जाएगा, रोजगार के साधन बनेंगे। क्लियर। इसी का 3 वर्ष पूर्ण हो गया है, वही आपको बता रहा था। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, ओबीसी का होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, ईबीसी का होता है एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस का होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और घुमंतु और घुमंतु तो जानते ही हैं, जो घूम घूम कर जो जनजाति अपना आजीविका पालन करते हैं, वो घुमंतु और घुमंतु ट्राइब होते हैं। और यही था आपका पीएम दक्ष योजना। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज प्रतियोगिता दर्पण का नवंबर महीना का आर्थिकी का 5 टॉपिक को एनालिसिस किया बहुत ही बेहतरीन तरीका से, है ना। आगे का जो भी टॉपिक बचा है उसको हम 5-5, 6-6 करके क्लियर कर देंगे। 5-5, 6-6 इसीलिए बार बार उठा रहे हैं ताकि इसको एक्सप्लेन करने में हम बढ़िया से आपको समझा सके, कोई आप पर भी दबाव न हो। तो आराम से, ये पहला वॉल्यूम था, 2 या 3 वॉल्यूम में वो खत्म हो जाएगा और आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इकोनॉमिक्स को समझ जाएंगे। फिर वही सब टर्म बार बार घूम घूम के आएगा, छूटेगा नहीं, वही सब टर्म बार बार घूम घूम के आएगा। और एक बार थोड़ा सा मेहनत हो जाएगा, बातों को समझ जाइएगा, तो बस आपको सिर्फ डेटा याद रखना पड़ेगा। आप पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स सेक्शन में, चाहे बीपीएससी हो चाहे बिहार एसएससी हो, इकोनॉमिक्स सेक्शन का जो करंट अफेयर जो मुद्दा होता है ना, उसी से क्वेश्चन बना के पूछता है, वो उसी से क्वेश्चन बना के पूछता है। जैसे था ना कि आपका डेट सर्विस रेशियो, वही पूछ देगा। आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, तो पढ़े ही नहीं थे और पता नहीं इकोनॉमिक्स का कौन कौन सा मोटा सा बुक पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये सब समझ में आएगा। जी नहीं, वो प्रतियोगिता दर्पण कहीं था, आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए थे, इसलिए उसको दिक्कत हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम लोग एक एक शब्द को, एक एक टर्म को एक्सप्लेन करके चलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इसी तरह से अगला क्लास में फिर हम लोग कुछ अलग अलग टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।